भाभी जी घर पर हैं, ऐसी क्या बात है कि ये इतना सक्सेसफुल रहा सर? एक आदमी दूसरे की पत्नी से मोहब्बत करता है तो यहीं पर एक नॉटी एलिमेंट शुरू हो गया। ये भी नहीं मुझे पता था कि हिंदुस्तान में हर तीसरा आदमी दिल फेंके और दिल हथेली पे लेके चलता है। लापतागंज में आपका जो किरदार है वो सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ता है और वहीं पर भाभी जी घर पर में दूसरे की बीबी की परवाह करता है। आदर्शवादी समझने लगे हैं लोग, जो कि मैं नहीं चाहता समझे, जो मैं अंदर पसाए बैठा हूँ। अंदर क्या बसा है आपके? मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करने की इच्छा है। आपके दिमाग में वो दुविधा कैसे आपने दूर की कि चुनना चाहिए नहीं चुनना चाहिए? दुविधा थी मन में। फिर मेरी बीवी ने मेरे को समझाया, इसमें 2 हीरो हैं, इस उम्र में आपको हीरो का रोल कौन देगा। जिस सीरियल को मैं 3 महीने का मान रहा था, आज 11वें साल में चल रहा है। सर जब आप ये 60 साल की उम्र में बोल रहे हैं, हम मानते ही नहीं हम 60 के। ये कितना ना मैं मानता हूँ ना आसिफ जी मानते हैं। हमें तो हम लौंडा समझते हैं अपने आप को आज भी। जो अंगूरी भाभी हैं, शिल्पा चंदे जी ने जो कैरेक्टर निभाया था, 1-1.5 साल करने के बाद अचानक वो एक दिन दिखना बंद कर जाती है। ये आप लोगों के लिए कितना बड़ा शॉक था? बहुत सारा ऐसा क्रिटिसिज्म हुआ कि दर्शकों ने देखना छोड़ दिया, रेटिंग अचानक से डाउन हो गई, गालियां दे रहे थे हम लोगों को, प्रोड्यूसर्स को, सब तहस नहस हो गया था। भाभी जी घर पर हैं, इसमें कुछ जो चुटीले संवादों के नाम पर अश्लीलता जो है ये फैलाई जाती है कि आपको मोरल कंपासिंग की जरूरत लगती है। लगता है और बोला भी गया है। एक पक्ष ने उसकी बहुत आलोचना भी की थी कि विभूति नारायण मिश्रा जो है वो XXX फिल्म बना रहे हैं। राजकुमार हिरानी साहब आपको इतना पसंद क्यों करते हैं? आपने उनके साथ 4 फिल्में की। मुन्ना भाई MBBS, मेरे कई ऑडिशन हुए उसमें। जिमी शेरगिल के रोल के लिए भी ऑडिशन हुआ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो जो सफाई कर्मचारी, तुम बहुत अच्छा काम करता है जिसको हक करते हैं वहाँ। हाँ, तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। क्या ऐसा है सर, टीवी के एक्टर्स को फिल्मों में लेने से लोग कतराते हैं? आप जैसा कलाकार अंडररेटेड क्यों रह जाता है? नहीं, बहुत सारे हैं। मनोज वाजपेयी साहब कहते हैं कि मेरा वक्त अब आया है, क्योंकि अब मुझे मेरे तरीके के किरदार मिलने लगे। आपको ये एहसास है कि आप अंडररेटेड हैं अभी? सच्चाई से विमुख नहीं होता हूँ कभी भी, और उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। देखिए, हमारे आज के जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा उनके बारे में कुछ बोल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, कैसे हैं आप सर? शुक्रिया, बहुत अच्छा, मस्त। इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें होंगी। हमारे दर्शक मनमोहन तिवारी के किरदार से वो जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं। इसके अलावा आपने क्या क्या काम किया है, इसके अलावा किस लेगेसी को आप लेके आते हैं। हिमाचल में जिस तरह से 1955 में आपके पिताजी ने अखिल भारतीय कलाकार संघ की स्थापना की और किस तरह से वो लेगेसी, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत में भाभी जी घर पर है से ही मैं करना चाहता हूँ। सर 2015 में इस सीरियल की शुरुआत हुई थी। 2015 से हम लोग अभी 2026 में बैठे हुए हैं। भाभी जी घर पर हैं, अभी भी चल रहा है, अब तो उस पर फिल्म भी आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या बात है कि ये इतना सक्सेसफुल रहा सर इतने सालों तक? देखिए, सबसे बड़ी बात इस सीरियल की ये है कि इसमें एक बहुत स्वाभाविक ह्यूमर है। इसमें हम लोग बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर्स के थ्रू कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, और राइटर ने जो सब्जेक्ट लिखा है वो बहुत नॉटी है। एक शरारती एलिमेंट है इसके अंदर, चाहे वो भाषा के लेवल पर हो, चाहे वो कैरेक्टराइजेशन के लेवल पर हो, या कंटेंट के लेवल पर हो। और कहीं ना कहीं शुरुआत इसकी जो है वो एडल्ट कॉमेडी के तरह ही हुई थी, इसीलिए इसका 10:30 बजे कॉल टाइम रखा गया था। इसमें 5-5 एपिसोड की कहानियां होती हैं, और एक आदमी दूसरे की पत्नी से मोहब्बत करता है, वो मेरी, मैं उसकी। तो यहीं पर एक नॉटी एलिमेंट शुरू हो गया। ऊपर से भाषा और 5-5 एपिसोड की कहानियां जो बहुत ही चुटीली हैं, मज़ेदार हैं, बातचीत में रस है, एक अच्छी भाषा है जो कानपुर में अक्सर बोली जाती है, बहुत सारे मुहावरे जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये जुड़कर इसको एक खूबसूरत सीरियल बनाते हैं, कॉमिक सीरियल। जी। और एक्टिंग लेवल पर कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं है। इट्स नॉट स्लैपस्टिक कॉमेडी, ये बातचीत का ह्यूमर है, जैसे हम घर में करते हैं। ठीक से बैठ लो, फटी तो नहीं ना, इस तरीके की आरामदायक बातें। चल बैठ जा घुइयां के खेत में, और वो बोलती है सही पकड़े हैं। तो ये छोटी 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 चीजें जो है वो आम आदमी की नब्ज को टच करती है,
और खासकर पुराने लोग जो उस भाषा से वाबस्ता थे, आज के जेनजी क्राउड की बात तो मुझे नहीं पता, बट उस समय के लोग वो तुरंत बोलते हैं यार वो डायलॉग कहाँ से लेकर आए जा घुइयां के खेत में। आज के लड़कों को तो घुइयां का भी मतलब नहीं पता। हर एक में से भाई घुइयां का क्या, वो अरबी की सब्जी को बोलते हैं। जी जी, तो वो इसी तरह की चीजें मनोज संतोषी नाम के राइटर जो गुजर गया अभी, हाँ। श्रीमान श्रीमती भी लिखा जी। करते थे, पटोले जी के असिस्टेंट थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, जिसका बहुत बड़ा झटका हमें लगा। तो कुल मिलाकर ये वो ह्यूमर है जो कहीं ना कहीं आपको बासु चटर्जी की फिल्मों की तरफ आपको हल्का हल्का कहीं ना कहीं ले जाता है। ओके। तो ये चीजें हैं जो इसको नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर मैं किताब का जिक्र करूँ तो जो हरिशंकर परसाई की लेखनी में जो चुटीलापन था, जो हाँ, व्यंग था ना, हाँ, वो दिखती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि टीवी पे जो दो आपका बहुत ही मतलब कि अविस्मरणीय काम रहा, वो एक लापतागंज था और एक दूसरा ये है। लापतागंज से पहले आपने कई सारे काम किए थे, लेकिन उस पे भी हम लोग आएंगे। लापतागंज करने के बाद जब आप बहुत ही प्रसिद्ध हो गए हैं और आपके पास अब ये स्वतंत्रता है कि अब आप अपना अगला काम चुन सकें, तो उस वक्त लापतागंज में आपका जो किरदार है वो सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ता है, और वहीं पर भाभी जी घर पर मैं, जैसा आपने बताया कि नॉटी शो ही है, तो ये किरदार जो है वो दिलफेक है। वो दिल अपना हथेली पे लेके चलता है, वो अपनी बीवी की जगह दूसरे की बीवी की परवाह करता है। तो एज ए कलाकार, क्या आपको इस बात का डर था कि शायद ये जो है ये दो धारी तलवार है, कि अन्यथा भी लिया जा सकता है हाँ, इसको? बहुत अच्छा ये डर था आपको? बिल्कुल था। लापतागंज में मेरी एक बहुत ही आदर्शवादी कॉमन मैन की जी। इमेज थी, जो सोशल कॉज के लिए लड़ता है, अपने लापतागंज के लोगों के लिए लड़ता है, उनकी बात करता है, सरकार से क्वेश्चंस उठाता है। तो मेरे अंदर ये ज़रूर था कि मुझे अन्यथा ना लिया जाए, क्योंकि जी। हिंदुस्तान में ऐसा अक्सर होता है, तुरंत जो है मैसेज, यार गौड़ साहब क्या कर रहे हो यार, हाँ। कि ये सब मत करो यार, ये हाँ। बहुत गंदगी है, आप क्यों इसमें कूद रहे हो, ये वो। इवन मैं सोशल मीडिया पर भी कई बार ऐसी कोई बात भी कह दूं ना, तो भी मेरे पीछे पड़ जाते हैं लोग। पता नहीं ऐसी क्या शक्ल में से ऐसी क्या बात दे दी कि जो एकदम से इतना आदर्शवादी समझने लगे हैं लोग, जी। जो कि मैं नहीं चाहता समझे। अच्छा, आप नहीं चाहते हो नहीं, ऐसा? मैं थोड़ा-सा चाहता हूँ कि मुझे भी थोड़ा-सा एक अलग रूप में लोग देखें, जो मैं अंदर बसाए बैठा हूँ। ओके। अंदर क्या बसा है आपके? मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करने की इच्छा है। ओह! ओके। नेगेटिव कैरेक्टर। अभी बहुत हो गया पॉजिटिव। वो कॉमन मैन भी एक पॉजिटिव ही कैरेक्टर था। तो डेफ़िनेटली मतलब एक डर था मेरे मन में। लेकिन फिर एक चैलेंज भी था कि अपनी इस पर्सनैलिटी को तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ेंगे भाई? हम एक्टर हैं, हम डिफरेंट चीज़ें करेंगे। तो ये डर ही था जिसने मुझे भाभी जी घर पर करवाया। ओके, ओके। सर, लापतागंज का मैंने अभी ज़िक्र किया। ऐसा नहीं है कि लापतागंज से पहले आपने टीवी में काम नहीं किया, आपने बहुत सारा काम किया, लेकिन वो काम ऐसा था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, करेक्ट? करेक्ट। उसके बाद जब एंड टीवी, जो कि उस समय बहुत ही छोटा चैनल था, कोई नहीं जानता था, जब उसके शो भाभी जी घर पर हैं, मतलब कि जब ये आपके पास आया, तो आपके दिमाग में वो दुविधा कैसे आपने दूर की कि चुनना चाहिए, नहीं चुनना चाहिए, कहीं इसका हश्र भी पहले के मेरे काम की तरह तो ना हो जी हाँ, जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा बहुत सारा काम ऐसा गया है, बहुत अच्छी-अच्छी टेली-फ़िल्में जो एक दौर में चला करती थी, जी। बहुत सारे स्टार बेस्ट सेलर्स जो उस समय स्टार प्लस पे टेलीकास्ट होते थे, वो सब हमने किए हैं। डीडी वन के ज़माने से, जब सिर्फ़ डीडी वन था और कुछ था ही नहीं, तब से हम लगातार काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा-अच्छा काम, छोटी-छोटी फ़िल्में, छोटे-छोटे 10-10 एपिसोड के सीरियलों का दौर था। वो सब कर गुज़रने के बाद मतलब जब लापतागंज के बाद भाभी जी घर पर आया, तो दुविधा थी मन में कि एक तो नया चैनल है। लगा कि यार अभी पता चला 3 महीने बाद बंद हो गया, तो क्यों ना स्टार प्लस के लिए काम, कलर्स चैनल के लिए काम करें, और मिल भी रहा था, ऐसा नहीं था। अच्छा हो गया था। फिर मेरी बीवी ने मेरे को समझाया, रेखा ने, कहती है कि रोहित देखो, इसमें 2 हीरो हैं और भले ही वो थोड़े उम्र दराज है, हाँ। लेकिन वो है तो हीरो, करेक्ट। और इस उम्र में आपको हीरो का रोल कौन देगा? आपको चाचा, ताया, अंकल करेक्ट। या ये स्ट्रॉल लगा के खड़ा कर देंगे, वही करोगे। इसमें एक चीज़ है, करने के लिए बहुत कुछ है। आप करो तो सही,
तो मैं कूद पड़ा। मनोज संतोषी भी मेरे दिल्ली के दोस्त थे, हबीब तनवीर साहब के ग्रुप में हम्म, काम करते थे वो। मोहल्ला मोहब्बत वाला हमने एक सीरियल किया था दिग्मांशु धूलिया का, उन्हीं की राइटिंग में। अच्छा अच्छा, ओके। तो वो बड़ी बहुत चाहते थे। मैंने कहा सर देखो मेरे ना चेहरे में बड़ा एक आदर्शवाद छुपा है और लोग मुझे उसी नज़र से देखते हैं। कह रहे अबे जाओ साले, कुछ नहीं छुपा तुम्हारे चेहरे में, जो छुपा है हमें पता है। चुपचाप करो, करो ये। अब वो मेरे पीछे पड़ गए और हमने किया जिस सीरियल को मैं 3 महीने का मान रहा था। मैंने कहा ये कंटेंट ऐसा है, थोड़ी-सी एडल्ट कॉमेडी है, लोग पता नहीं ऐसे अन्यथा लेंगे, झंडे लेके ना खड़े हो जाएँ, ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध है और ये है, वो है। हिंदुस्तान में तो 2 मिनट में होता है ना सब कुछ। करेक्ट। तो मुझे नहीं पता था कि 3 महीने का सीरियल आज 11वें साल में चल रहा है और ये भी नहीं मुझे पता था कि हिंदुस्तान में हर तीसरा आदमी दिल फेंक है और दिल हथेली पे लेके चलता है। सही बात। बड़े-बड़े बुजुर्ग फ़ोन कर रहे हैं, अरे मियाँ क्या पेश कर दिया ये? अबे ये थोड़ी-सी देखो अनीता भाभी के साथ इस तरह की भी थोड़ी छेड़खानी करो, आइडियाज़ दे रहे हैं। देखो पढ़ाने के मियाँ और भी बहुत तरीके होते हैं। मतलब ये मेरे को बुजुर्ग ज्ञान दे रहे हैं फ़ोन पर। बड़े-बड़े पुराने एक्टर्स ने फ़ोन किया, अनिल धवन साहब ने फ़ोन किया, प्रेम चोपड़ा साहब ने फ़ोन किया, हमारे आसिफ शेख साहब को सलमान साहब ने फ़ोन किया, ओह। सलमान खान ने। यार ये बड़ी बढ़िया चीज़ शुरू की है यार, ये बड़ी मज़ेदार है। अबे ये भाभी, यार ये बहुत कमाल है। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें शुरू हो गई। करेक्ट। फिर 5-5 एपिसोड की कहानियाँ इतनी खूबसूरत लिखी हुई, आनंद लेने लगे हम और उस आनंद आनंद में 11 साल बीत गए। क्या बात है, क्या बात है। सर आप ये आनंद की अनुभूति का आप ज़िक्र कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो सर किरदार है मनमोहन तिवारी का, ये पिछले 11 साल से आप देखा जाए तो एक ही किरदार निभाते जा रहे हैं। लेकिन इन 11 सालों में जी, कहीं भी ये किरदार ना बासी नहीं लगता है। हाँ, इसकी ताज़गी हमें मतलब वो बनी हुई है इसकी ताज़गी। करेक्ट। मतलब वो क्या सीक्रेट कोड क्या है सर कि मतलब आप मतलब 11 साल से एक ही किरदार निभा रहे हैं, लेकिन आप दर्शकों को बोर नहीं होने दे रहे हैं। इसका क्या है मतलब राज? सीक्रेट है कि हर 5 एपिसोड में कहानियाँ बदलती हैं। जी। अभी 2.0 एक डिफरेंट है, वो हाँ, एक अलग बात है। हुँ, मैं पहले की बात कर रहा जी। हूँ। हर एपिसोड 5 एपिसोड में कहानी बदलती है हुँ, और आपको बहुत कुछ इस किरदार के अलावा भी करने को मिलता है। हुँ, हर बार कुछ ना कुछ नॉटी चीज़ें करने को मिलती है। तो इसकी ताज़गी बरकरार है। हुँ, जब मनोज संतोषी थे तब तो खैर सोने पे सुहागा था। लेकिन अभी रघुवीर शेखावत भी बहुत अच्छा उसको मैनेज कर रहे हैं हमारे साथ। हुँ, हुँ, तो ये मज़ा राइटिंग का है, टीम का है, टीम वर्क का है, हुँ, जिसने इसको बहुत ताज़ा बना रखा है। अदरवाइज़ वाक़ई आप सही कह रहे हो। मतलब कोई नहीं कर सकता इतने समय तो छोड़-छाड़ के चला जाएगा। हुँ, उसको ये भी लगेगा यार एज़ एन एक्टर मैं कहाँ ग्रो कर रहा हूँ। बट एक मज़ा है, मैंने कहा ना मज़े-मज़े में 11 साल बीत गए हुँ, और पता ही नहीं चला 11 साल, करेक्ट। बाप रे! उस समय 49 इयर्स के थे, आज 60 के करीब पहुँचने वाले हैं। सर देखिए ये सही बात है सर कि मज़े-मज़े में सर 11 साल बीत गए, लेकिन आप सर एनएसडी से पढ़े लिखे जी, एक अभिनेता हैं। आपकी जो पृष्ठभूमि रही है कि आपके पिताजी बहुत ही मतलब कि हिमाचल में मतलब उन्होंने वो थिएटर की शुरुआत की और वो एक कल्ट है, वो लेगेसी है। जी। जब आप एक ही काम को 11 साल से कर रहे हो, तो हर सुबह मतलब आप खुद को क्या बोल के इंस्पायर करते हो कि वही काम मेरे को लगातार करना है? कभी इस बात को लेके थोड़ी-सी होती है कि कुछ और चीज़ों में भी अवसर मिलना चाहिए था? कई बार होता है, कई बार होता है और वो इसीलिए हमने और भी बहुत से काम किए हैं साथ, करते-करते भी बहुत कुछ किया है, ऐसी बात नहीं है। वाक़ई होता है, कई बार मतलब गुस्सा भी आता है, अपने आप से लड़ाई भी होती है कि यार क्या है ये सब? क्या अभी तुम बस यहीं होकर रह गए? और कई बार ये भी होता है कि देखो ना यार तुम्हारे ही दोस्त कहाँ से कहाँ गई। ये एहसास होता है। हाँ, होता है, बिल्कुल सच्चाई है ये, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होता है। तो इसकी एक चीज़ है जो मैंने हमेशा से सीखी है, वो है मेरी कमिटमेंट। जो मैंने एक कमिटमेंट की है, जो एज़ एन एक्टर मेरा फ़र्ज़ है, मैं उसको सामने लाता हूँ हमेशा, जो मेरे को रंगमंच ने दिया है, कि अगर मैं यार इसको इतनी अच्छी एक चलती चीज़ को मैं बीच में से छोड़ दूँ हुँ, और खुदा ना ख़ास्ता बहुत सारी चीज़ें इसमें बदल कर ये कहीं एक अच्छी चीज़ समय से पहले बंद हो गई,
तो कितने लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है, कितना कुछ जुड़ा है। हर रोज सुबह आके इतने प्यारे प्यारे चेहरे मुझे देखने को मिलते हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं आगे जाने के लिए। तो क्यों ना इसे एक और कुछ कुछ ना कुछ एक देते हैं, कुछ ना कुछ समय पर छोड़ते हैं, आप ये समझ लीजिए, जी। है ना? हुँ। और मैं अपने अंदर भी ये कमी पाता हूँ कि थोड़ी-सी मतलब मैं उस तरह का माइंडसेट नहीं है मेरा बिल्कुल भी। हटाओ, हो गया खत्म, चलो हुँ। मैडम ये ला, ये मेरा रेज़िग्नेशन लेटर, 6 महीने बाद नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं कर नहीं सकता सर। हुँ। पता नहीं मेरे अंदर का वो कौन-सा मनुष्य है, कौन-सा मानव बैठा है, मेरे से नहीं होता ये। तो सर इस बात से कभी आपको कोफ्त हुई कि अगर आप में वो प्रतिभा रहती, जैसा आपने बताया, क्योंकि आपके कई सारे सहकर्मियों ने, सह-कलाकारों ने वो काम किया होगा, वो काम किया ही है। किया है। आज उनके पास पैसे भी हैं, गाड़ी भी है, बंगला भी है, बहुत कुछ है। तो आपको इस बात को कोफ्त होती है कि अगर आप भी अवसरवादी होते, अगर आपके अंदर भी ये कला के प्रति जो निष्ठा और समर्पण का भाव जो है, ये अगर नहीं होता, तो आज कहीं और होते आप। ऐसे आता है और मैं उसको ऐसे भगा देता हूँ। लेकिन आता है वो थॉट। आता है, स्वाभाविक है ना यार, मैं जी। किसी चीज़ से इनकार नहीं करता। जो आता है वो आता है, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता? कई बार हमारी पत्नी हमारे पीछे पड़ी रहती है ना? हाँ। तो वो हमारे पीछे पड़ी रहती है, बस यही करोगे? मैंने कहा कोई नहीं, तुम घूम रही हो ना मस्त लंदन वगैरह सब जगह जा रही है, आराम से मस्त घूमो फिरो, जब ये समय आएगा तो ये भी आएगा। इस दौरान मैंने कुछ बहुत अच्छे काम भी किए हैं, जैसे मैंने अमृतलाल शाह की एक फ़िल्म की है हिसाब। ओके। मेरी फ़ेवरेट एक्ट्रेस शेफ़ाली जी के हस्बैंड बना हूँ मैं, एक अपने सीरियस रोल है। उन्होंने मुझे एक अलग नज़रिए से देखा है। जयदीप लहलावत साहब हैं, ओह! अभिषेक बैनर्जी है। फ़िल्म का नाम क्या है सर? हिसाब, हिसाब, ओके। हिसाब, हुँ। तो वो है। फिर अभी मेरे को एक छोटा-सा काम उसमें भी मिला था, वरुण धवन की फ़िल्म धर्मा की फ़िल्म है, धर्मा की सन्नी फ़िल्म थी। संस्कारी हाँ, की सनी तुलसी कुमार। संस्कारी की। मेरे को मुकेश छाबड़ा साहब भी हमेशा बोलते हैं हुँ। कि होगा, जब होगा तो फिर बताना। वो भी बेचारे कहते हैं कि ये अब छोड़ो, तो अभी यहाँ फँसे हो तो कैसे करूँ? हुँ, तो हुँ। ये तमाम चीज़ें हैं जो साथ-साथ चलती हैं। बहुत सारी ऐड फ़िल्मों में मैंने काम किया है, हुँ, करता रहता हूँ बीच-बीच में। हुँ, हुँ, तो ये सब भी साइड बाय साइड मेरा हुँ। चलता रहता है। अभी भाभी जी घर पर पूरी की पूरी फ़िल्म आ रही है जो एक कॉमिक करेक्ट। चेज़ है। आज ही उसका पोस्टर लॉन्च हुआ है। हुँ, हुँ। तो कर तो रहे हैं, सब कर रहे हैं। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा ठहराव के साथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रास्ते खुलेंगे, कछुआ चाल से चलते हुए। सर जब आप ये 60 साल की उम्र में बोल रहे हैं, धैर्य की बात कर रहे हैं और कछुआ चाल की बात बोल रहे हैं, हम मानते ही नहीं हम 60 के। ये कितना ना मैं मानता हूँ, ना आसिफ जी मानते हैं। हाँ, हमें महसूस ही नहीं होता हम 60 के हैं। हमें तो हम लौंडा समझते हैं अपने आप को आज भी, ओके। और आज भी उसी तेज़ी के साथ काम करने की ताकत रखते हैं। नहीं ये बड़ी अच्छी बात है सर हाँ, कि ये बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। दिल से आप वही स फ़ील कर रहे हैं। फ़ील ही नहीं करते सर। हुँ, करेक्ट, ओके। सर ये बताइए कि आपने अभी ज़िक्र किया कि फ़िल्म का पोस्टर आया जब हम लोग ये शूट कर रहे हैं। ये सीरियल बन रहा था मतलब बन रहा था। सीरियल बनाते-बनाते फिर ये फ़िल्म की तरफ कैसे मतलब कि मुड़ गए आप लोग? ये ज़ी एंटरटेनमेंट वालों का और हमारे प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर शशांक बाली साहब का विचार था कि ये इसको पर्दे पर बहुत अच्छे से और कॉमिक वे में दिखाया जा सकता है बड़े पर्दे पर। हुँ, तो एक कॉमिक चेज़ इसमें दिखाया है जिसमें रवि किशन भी हैं, मुकेश तिवारी हैं, रिश्वा ब्रजेंद्र काला हैं, उसमें हम चारों भी हैं। तो एक फ़न है, कि लाफ राइड है। हुँ, तो ये उन्हीं का विचार था और काफ़ी समय से था बेसिकली, हुँ। और मनोज संतोषी की बहुत इच्छा थी इस बात की। अच्छा। मनोज संतोषी का सपना था कि यार मुझे इस पर फ़िल्म करनी है, इस विषय पर फ़िल्म करनी है। हालाँकि वो बेचारे उस राह में बीच में ही चले गए। हुँ, हुँ, हुँ। फ़िल्म सब कब आ रही है? 6 फरवरी को आ रही है 6 फरवरी को इसकी रिलीज़ है, आज पोस्टर लॉन्च हुआ है। ओके। भाभी जी घर पर हैं पे बातचीत हो रही है। मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग बातचीत करते हैं कोई भी शो या कोई भी फ़िल्म होती है ना, तो उससे जो किरदार जुड़े हुए होते हैं ना, तो दर्शकों को एक अलग उनका भावनात्मक रिश्ता उससे जुड़ जाता है। फिर अचानक जब वो किरदार उस शो को छोड़ता है या उसके जगह कोई दूसरा चेहरा दिखने लगता है, तो दर्शकों के लिए वो एक झटका होता है। मैं बात करना चाहता हूँ
जो अंगूरी भाभी हैं, जो शिल्पा शिंदे जी ने जो कैरेक्टर निभाया था, 1 डेढ़ साल करने के बाद जब उस शो से अचानक वो एक दिन दिखना बंद कर जाती हैं, तो आप लोगों को एज ए कलाकार और एज ए को एक्टर ये आप लोगों के लिए कितना बड़ा शॉक था, और इस शॉक को आपने कैसे एब्जॉर्ब किया था? देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि उस समय भाभी जी घर पर है पीक पर था। मतलब एक ऐसी जगह बना ली थी कि उस समय कॉमेडी के क्षेत्र में तारक मेहता के साथ-साथ अगर कोई नाम लिया जाने लगा था, तो वो भाभी जी घर पर है था। सारे अवार्ड्स हम जीत रहे थे, सारे। और ऐसे में अचानक से जो भाभी जी हैं, वो ही चली जाएँ। तो बहुत सारा ऐसा क्रिटिसिज्म हुआ कि दर्शकों ने देखना छोड़ दिया, रेटिंग अचानक से डाउन हो गई। हमारे तो ऐसा लगा जैसे हमारी जो नाव है बीच मझधार में फंसी हुई है और उसको राह नहीं मिल रही है, अब कहाँ जाएगी, कहाँ, कैसे कैसे, कुछ मतलब सब तहस नहस हो गया था। हमने हमें अचानक से, मुझे तो ये लगने लगा था यार, इस उम्र में आकर इतना अच्छा रोल मिला, इतना अच्छा जा रहा है, और अब फिर साली ये मुसीबत आ गई। पता नहीं ऐसा कौन सा राजयोग है जो नीच का हो जा रहा है बार बार। तो लेकिन फिर अचानक से ऑडिशंस वगैरह का दौर शुरू हुआ, और फिर शुभांगी आत्रे सीन में उतरी। मुझे लगता है कि ये पिछले जन्म की दो बहनें थी, जो जिनका ऋण जो है वो शिल्पा शिंदे ने शायद उनका देना है। करेक्ट, करेक्ट। सर, लेकिन ये कितना मुश्किल हो जाता है कि आप कलाकार के तौर पर अपने सह कलाकार के साथ आप अभिनय कर रहे होते हैं, और फिर अगले दिन उसका चेहरा बदल जाता है, बिल्कुल। कैरेक्टर सेम रहता है, तो ये कितना चैलेंजिंग था नए एक्टर के साथ फिर वही रोल को बिल्कुल, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बहुत मुश्किल होता है उसको जमाना। हम्म, एक्टर के लिए इतना आसान नहीं होता है चीज़ों को करना। फिर मुझे उनकी चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनके तरीके से समझना पड़ेगा। फिर उनको कुछ एक चीज़ें, पुरानी चीज़ें भी उनके अंदर धीरे-धीरे डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग, दर्शक उस चीज़ को पसंद करने लगे हैं। हम्म, तो फिर कई बार सामने वाली एक्ट्रेस के मन में ये भी होता है कि कहीं ऐसा ना लगे कि मैं कॉपी कर रही हूँ। हम्म। ये भी एक जिस पे एक्टर का, कंट्रोवर्सी बहुत इस पर हुई। कंट्रोवर्सी भी हो हाँ, बहुत हो हुई, रही। लोग बहुत तरह की बातें हाँ, किए। बहुत बहुत तरह की बातें हो रही। कंपैरिजन तो हुआ, मतलब कंपैर खुलेआम हुआ वो नहीं होगा ना सर, क्यों नहीं होगा जी? इतनी हाइट पर वो कैरेक्टर था, अचानक से वो गया है, तो कंट्रोवर्सी होना लाज़मी है। कंपैरिजन। तो इसलिए एक्टर्स के साथ बहुत मुश्किल होता है, और जो कर रही है, जैसे उसकी जगह, उसके लिए तो और भी मुश्किल है, क्योंकि अचानक कंपेयर करने लगते हैं लोग तुरंत। करेक्ट। और उस समय तो ऐसा कर रहे थे, बाप रे बाप रे, गालियां दे रहे थे हम लोगों को, प्रोड्यूसर्स को, और फिर वो कुछ पूरे सिस्टम में भी ऐसी गंदगी फैल गई थी कि और नेगेटिविटी दिखती थी मतलब वहां पर शूटिंग के दौरान भी। हाँ, हो रहा था, वो माहौल तो था, उससे हम जैसे तैसे निजात पाए हैं। ये समझ लीजिए कि वो भी हम लोगों की, सबकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। और शुभांगी आई, फिर धीरे धीरे उन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से उस चरित्र को पकड़ा, और 10 साल उन्होंने किया उस सही बात। चरित्र को। जी। जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं सर, तो भाभी जी घर पर हैं, 2.0 चल रहा है, और इसमें शिल्पा शिंदे की वापसी हुई है। ये वापसी कैसे हुई, और फिर आप लोग मतलब शिल्पा जी के साथ आपने शुरू किया, फिर 10 साल आपने शुभांगी जी के साथ मतलब आपको आदत लग गई, और फिर वापस से शिल्पा मैम की इसमें एंट्री हो जाती है। यस यस। फिर ये इसके बारे में बताइए सर। ये तो बड़ा विचित्र खेला हुआ है। कोई बेसिकली, ये मनोज संतोषी बहुत चाहते थे शिल्पा को, बहुत। अभी उनके अंतिम समय में शिल्पा ने उनकी बहुत सेवा की। मैं आपको बताऊं, अपना सारा काम धंधा छोड़कर वो अस्पताल में उनके पास ही रहने लग गई थी। वो हैदराबाद में एडमिट थे, शिल्पा उनके साथ ही रहने लगी, वहीं पर हैदराबाद में उसने किराए पे घर ले लिया। बताइए, क्या बात। इस तरह की बॉन्डिंग उनके साथ थी। और जब शिल्पा छोड़कर गई थी, तो मनोज संतोषी बाकायदा रोए थे, जार जार रोए थे। ओ, तो शिल्पा ने अभी एक पॉडकास्ट में भी ये कहा, हमारे जो, वो रोने लगी, वो कहती कि मुझे उनका ऋण देना है, मुझे मुझे लगता है। तो शिल्पा की भी इच्छा थी। फिर चैनल भी एक चीज़ों में, एक 11 साल के बाद कुछ बदलाव चाह रहा है। जैसे आज के क्राउड भी जुड़े, जेंजी क्राउड जुड़े, और लोग जुड़े, और जो चीज़ के दर्शक कहीं ना कहीं सिमट के रह गए हैं, उनमें इजाफा हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो आई,
एक ऊपर से भी कोई, वो जो ऊपर आत्मा गई है उसने भी कोई खेला खेला होगा, चीजें ऐसे जुड़ी, अब वो दोबारा से यहाँ है। सर, क्या आप लोगों के आपसी संबंध में कभी कोई तनाव आता है कि जैसे आप पहले शिल्पा जी के साथ आप काम कर रहे हैं, फिर शुभांगी मैम आती हैं, तो क्या उस दौर में ऐसा था कि आप लोगों के दिमाग में चलता था कि पता नहीं शिल्पा क्या सोचेंगे, या आज वापस से जब शिल्पा आई हैं तो ये होता है कि पता नहीं शुभांगी क्या सोचेंगे? इस तरह की कभी कुछ ख्याल या कभी कुछ चीजें नहीं, ऐसी यहाँ बात पर होती एक हैं? दिमाग में क्लियरिटी है ना कि शुभांगी भी इसलिए गई है क्योंकि उनको अपनी नए एवेन्यूज तलाशने हैं, और वो अपने मामले में क्लियर है, शिल्पा भी क्लियर है। तो हम बीच में फड़चट मचाने वाले कौन होते हैं? फरचटा। ये ब्रज का, नहीं, हाँ, ये ब्रज शब्द का का हम लोग बात ब्रज कर का रहे थे, वर्ड है। भुइयां और फरचट। तो नहीं नहीं, इसलिए सही बात बेहतर है कि हम अपनी अपनी जगह जो है अपनी सोच के साथ रहें। हमें शिल्पा के भी जाने का बहुत दुख है, दुख हुआ था। अब शुभांगी ने 10 साल संभाला, उसके भी जाने का दुख है, लेकिन फिर एक शिल्पा का आना भी एक खुशी है। हाँ। अच्छा सर, अभी भाभी जी घर पर हैं का जब मैं जिक्र कर रहा था, तो आपने बार बार ये बात उठाया कि ये जो थी एडल्ट कॉमेडी, और ये उसी ऑडियंस को केटर करता हुआ सीरियल है। बिल्कुल। सर, हिंदुस्तान में मेरे को लगता है कि टीवी पे शायद ये पहली बार हुआ था जब इस तरह का कुछ शो या इस तरह के डायलॉग सुनाई दिए थे। जी। तो हमने सर बात की उन फैन मोमेंट्स की कि जब कैसे किस तरह से आपको फ़ोन आते थे, उन्होंने वो टिप्स दिया करते थे। मैं कोई भी काम होता है तो उसके प्रशंसक भी होते हैं, उसके आलोचक भी होते हैं। एक वर्ग ऐसा भी है जिसको लगता है कि भाभी जी घर पर हैं, जो सीरियल है, इसमें कुछ जो चुटीले संवादों के नाम पर थोड़ी बहुत कहीं न कहीं अश्लीलता जो है ये फैलाई जाती है कि जब वो डायलॉग हो जाता है कि आइए विभूति जी, हम आपका थ्रीसम करते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि थ्रीसम नहीं वेलकम होता है। या फिर एक जगह बात किया जाता है कि मेरे पिताजी जब मुझे पहली बार कोठे पे लेके गए तो आप कितने बड़े थे? तो इतना बड़ा तो था कि मेरा खड़ा हो गया और फिर मैं नाचने लगा। इस तरह के जब संवाद शो में दिखते हैं तो कलाकार के तौर पे कभी आपको मोरल कंपासिंग की ज़रूरत लगती है कि शायद मैं इसके बीच में आके बोलूँ कि इस तरह की ज़रूरत नहीं है, कुछ और हो सकता है? या मतलब आपको लगता है कि दर्शक है वो समझ जाएँगे, दर्शक के विवेक पे छोड़ नहीं, देना चाहिए? लगता है और बोला भी गया है। ओके। और हमने एक पूरी कहानी की थी, जो एक वर्ग ने इतना पसंद की थी कि बस गज़ब था, लेकिन एक एक पक्ष ने उसकी बहुत आलोचना भी की थी हुँ। कि विभूति नारायण मिश्रा जो हैं वो एक ट्रिपल एक्स फ़िल्म बना रहे हैं। तो बड़ी बहुत मज़ेदार है, अगर आप एक अलग नज़रिए से ओके। देखेंगे, इट्स अ फन। हुँ। लेकिन एक वर्ग ने उसकी बहुत आलोचना भी की थी, तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ों को टोन डाउन करने की कोशिश की है, और करते रहेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हुँ। कई बार क्या होता है कि ना, जो आज का जो जेन ज़ी क्राउड है ना, हुँ। आप ये समझ लो कि कुछ एक चीज़ों को मार्केट कवर करने के लिए भी किया जाता है। हुँ। ये भी एक कड़वा सत्य है, हाँ, करवा या सकते हैं। सत्य ही कहो इसको, कड़वा भी क्यों हुँ। कहना है। तो अभी देखिए ना, अभी धुरंधर फ़िल्म में जो बाकायदा आपको गालियाँ सुनाई देती हैं अभी, हुँ। है ना? हुँ। बाकायदा आपने सुनी हो नहीं ना गाली, हाँ, बड़े हाँ। पर्दे पर मैंने हुँ। पहली बार। तो अभी चीज़ें बदल रही है, थोड़ा-सा एक अलग किस्म की तरफ समाज जा रहा है, मैं बताऊँ। हुँ। तो ये अच्छा है बुरा है इसका निर्णय नहीं है, लेकिन एक दिशा की तरफ चीज़ें जा रही हैं और उससे मार्केट प्रभावित होती है। हुँ। सर, कुछ देर पहले फ़िल्मों का ज़िक्र हो रहा था, भाभी जी घर पर हैं फ़िल्म आ रही है। अब मैं आपकी फ़िल्मों का ज़िक्र कर देता हूँ, और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। मुझे ये बताइए सर कि राजकुमार हिरानी साहब आपको इतना पसंद क्यों करते हैं? आपने उनके साथ 4 फ़िल्में की। मतलब आमिर खान साहब ने भी 2 फ़िल्में की हैं। और मेरे को याद नहीं आता है कि कोई ऐसा कलाकार जो है जो जिनको हिरानी साहब अपनी फ़िल्मों में बार-बार रिपीट करते हैं। एक परीक्षित साहनी साहब उनकी फ़िल्मों में रहते हैं। आपने उनके साथ मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, पीके और डंकी की। हिरानी साहब के साथ मतलब क्या है आपका इक्वेशन? एक्चुअली क्या था, जब हम यहाँ आए थे तो ये मैं आपको 97 या 98 की बात जी। बता रहा हूँ। राजकुमार हिरानी साहब डीडी वन के लिए एक सीरियल बना रहे थे। ओके। तो वो ऑडिशन कर रहे थे एक्टर्स का। हुँ। तो उसमें
जो मेन एक 2 फैमिलीज़ की कहानी थी, हम्म, उनमें जो एक फैमिली थी उसका डायलेक्ट ब्रज था। ठीक है। उसको ब्रज भाषा में डायलॉग बोलना था। का है रे मोड़ा से बोलते हैं ना, अब टिका लाओ, ऐसी ये वाली भाषा थी। तो हमने एनएसडी रेpertory में रंजीत कपूर साहब के साथ एक नाटक किया था जिसका नाम था खबसूरत बहू, नॉट खूबसूरत। खूबसूरत। हम्म। तो उसका डायलेक्ट ब्रज था। ओके। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो हम्म, उन्होंने जो मुझे स्पीच दी बोलने के लिए, वो मैंने ये पानी की तरह ऐसे बोल दी, क्योंकि मैं उस लैंग्वेज से वाबस्ता था। हम्म, तो वो मेरे को देखने लगे, उन्होंने फिर मुझे दूसरे ही दिन अपने ऑफिस में बुला लिया, टीचर्स कॉलोनी में उनका ऑफिस था। हम्म, कहते यार यही तो चाहिए था मुझे, यही तुम कहाँ के हो? मैंने कहा मैं तो हिमाचल प्रदेश। तो फिर ये इतनी अच्छी कैसे बोल ले रहे हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे नाटक किया था, ये था। वो थिएटर के लोगों को बहुत पसंद करता है वो बंदा, मैंने हम्म, देखा है, रंगमंच को, क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड बहुत रंगमंच का रहा है। जी। तो वहाँ से मेरी उनके साथ मित्रता हो गई। फिर हमने वो पायलट एपिसोड भी किया जिसमें सौरभ शुक्ला था, मैं था, संजय मिश्रा था। हम्म, हम सारे लोग उनके उस सीरियल में थे। वो हम्म, पास ही नहीं हुआ डीडी वन से, ओ, लेकिन मेरी उनसे बहुत मेरा जुड़ाव हो गया। ओके। फिर उन्होंने मुझे कहा कि रोहित, कभी समय आएगा, देन समडे वी विल डू समथिंग वर्थवाइल। तो ये कब कहा, मतलब कौन सा साल था रहा होगा ये? ये तो सर 98 2000 की बात है। ओके। उसके बाद फिर मैं छोटे मोटे काम इधर उधर करता रहा। हम्म, जैसा कि आपने बताया कि कुछ तो ऐसे काम है जो मुझे खुद नहीं याद कि कितने हैं, हज़ारों की संख्या में, 100 की संख्या में सीरियल्स होंगे, टेलीफ़िल्म्स होंगी, तो वो सब करते रहे। तो इस दौरान जो है फिर वो कहने लगे कि रोहिताश एक फ़िल्म बना रहा हूँ, और वो मुन्ना भाई एमबीबीएस फ़िल्म है, उसका नाम कुछ और ही था उस समय, पता नहीं। तो ऑडिशंस उसके लेने लग गए। तो मेरा जिमी शेरगिल के रोल के लिए भी ऑडिशन हुआ। क्या बात सब कर रहे हैं? हाँ, ओह, हाँ, मेरे कई ऑडिशंस हुए उसमें, काफ़ी रोल्स के लिए, किस लेकिन किस रोल के लिए? एक तो जिमी शेरगिल हो हाँ, गया। जिमी शेरगिल के रोल के लिए हुए थे। फिर मेरा वो जो सफाई कर्मचारी था ना उसमें, वो जो तुम बहुत अच्छा काम करता है जिसको हक सुरेंद्र करते हैं वहाँ, हाँ, अच्छा। राजन जी ने रोल किया हाँ था। हाँ, ओके। लेकिन उसमें मेरी एज मार खा गई, हालांकि उन्होंने मेरे को पूरी दाढ़ी बूढ़ा बना के भी किया वो। ओके। मेन कारण उस समय क्या था कि नेचुरली विधु विनोद चोपड़ा उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, और बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, उनको मार्केट के फेसेस चाहिए होते हैं। आफ्टर ऑल बिजनेस है ये एक, है ना। हम्म, तो फिर उसमें जो फेसेस लिए गए, जैसे जिमी शेरगिल को लिया गया उस रोल में, और राजन जी एज की वजह से, नेचुरली वो एज, मैं तो उस समय और भी छोटा ही लगता जी। था। तो फिर उन्होंने फिर वो एक, रोहित कुछ तो करना है यार, तो कुछ जोड़ना है मुझे बस। मैंने कहा सर बिल्कुल करूंगा, आप क्या मेरे को बात है। आदेश दीजिए। तो बस जब भी होता है वो उनका खुद ही फ़ोन आता है। जैसे अब डंकी के लिए भी मुझे खुद ही फ़ोन आया उनका, वो रोल कोई और कर रहा था। तो उस दिन मेरी छुट्टी थी, मैं गोरेगांव की तरफ आ रहा था, तो अचानक फ़ोन आया कि रोहिताज तू कहाँ है? मैंने कहा सर मैं रास्ते में हूँ, और अचानक मेरी छुट्टी, तो फिल्म सिटी आ जा। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया यार? फिल्म सिटी गया, पंजाब का सेट लगा है, सरदार जी घूम रहे हैं बहुत सारे। मैंने कहा सर क्या? एक स्क्रिप्ट रख दी उन्होंने, हम्म, रोहित देख, मैं फिर कहूँगा, तू हमेशा कहेगा मैं छोटा देता हूँ, लेकिन कभी करेंगे अच्छा काम। हम्म, तो एक अच्छा खासा सीन था वो। तो उन्होंने मुझे सीन समझाया और कहते यार ऐसा है कि ये रोल कोई और कर रहा था, और आज पहला दिन है, मुहूर्त शॉट है, ये पहला दिन है शूटिंग का, ओह, तो प्लीज़ ये। तो फिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको हाँ, मिल गई। कहते मेरा नुकसान हो जाएगा, देख कितना सारा सेट लगा है, कितने सारे रोल हो गए। क्योंकि वो व्यक्ति जो कर रहे थे वो आए, और नहीं होने के कारण वो वापस भेजेगा बेचारे, होगा कुछ। हम्म, तो फिर वो इस तरीके से, मु- मुन्ना भाई एमबीबीएस का भी वो पहला सीन था, नारियल पानी वाले का, ओ, ठेला वाला जो है। ठेले वाले का, वो भी पहला था, फिल्म की अच्छा, शुरुआत थी उससे। डंकी की भी पहले दिन की शुरुआत थी वो। क्या बात है। तो इस तरीके से मेरी मित्रता बनी हुई है उनसे। वो बुलाते रहते हैं हमेशा, और मैं जाता हूँ। तो कभी ना कभी कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव नेचर का तो मैं हूँ ही। सर, सकारात्मक रवैया रखना बहुत अच्छी बात है सर, आप सकारात्मक हैं, मैं उसके लिए आपका सम्मान करता हूँ। लेकिन एक प्रशंसक के तौर पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप इतने सक्षम अभिनेता हैं, आपकी जो पृष्ठभूमि है वो इतनी मतलब कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है सर, तो मेरे अंदर एक दर्शक के तौर पे ये कोफ्त होती है कि
इतने सक्षम अभिनेता को मैं फिल्मों में अधिक रोल करते हुए क्यों नहीं देखता हूँ? टीवी क्या ऐसा है सर, क्या आपको इससे गुजरना पड़ा कभी कि टीवी के एक्टर्स को फिल्मों में लेने से लोग कतराते हैं? ये सवाल मेरे मन में भी था, काफ़ी लोगों के मन में भी है, लेकिन मैंने यही सवाल बहुत अच्छे-अच्छे डायरेक्टर्स से बीच में किया और उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया। जैसे राजू हिरानी, हम्म। उन्होंने मुझे साफ कहा, मैं कभी इस लेवल पे सोचता ही नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरा काम ज़्यादा आसान होता है तुम लोगों की वजह से। यही विपुल अमृतलाल शाह सर से पूछा, उन्होंने कहा मैंने आपको क्यों लिया फिर? आप तो टीवी कर रहे हो, मैंने आपको लिया नहीं इतने इम्पोर्टेंट रोल में, तो आप ये सब भूल जाइए। अभी धुरंधर फ़िल्म ने ये सारी चीज़ें तोड़ दी हैं, आप देखिए। करेक्ट। कैसी लगी फिल्म आपको सर? बेहतरीन, बेहतरीन फ़िल्म, बेहतरीन, एक नया सिनेमा, एक अलग अनदर लेवल है वो। आप देखिए ना, गौरव घेरा साहब हैं, हमारे राकेश बेदी जी हैं, सही बात। हाँ, हमारी सौम्या टंडन जी हैं उसमें, कितने सारे कलाकार हैं और सब ने देखो क्या अभिनय किया है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टर कि वो कैसा काम, आफ्टर ऑल ये एक डायरेक्टर का मीडियम है। डायरेक्टर मेरे से नेगेटिव रोल भी करवा सकता है, जो मैं करना चाहते हैं आप? हाँ। मैं नेगेटिव रोल करना चाहता हूँ। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। जो टॉप के लोग हैं, मैंने उनसे तो पूछी है ये बात, बाकायदा पूछी। लेकिन पूछने से पहले, जब तक आपने पूछा नहीं था, आपके दिमाग में ये चीजें चलती हाँ, थी कि नहीं चलती थी? थी मेरे दिमाग में ये बात, मेरे दिमाग में थी कि वो शायद हमको हल्के में लेते हैं। ओके। उनको लगता है कि शायद क्योंकि टीवी में क्या होता है, बहुत कट करना होता है ना, बहुत जल्दी-जल्दी। ये फ़िल्मों में एक सीन सारे दिन में होगा, तो उनको होता है कि शायद ये उन गहराई को छू नहीं पाएँगे। ऐसा नहीं होता है। डेप्थ की कमी होगी शायद डेप्थ उनको। की कमी होगी शायद, क्योंकि हमारे ही लोगों ने ऐसा ऐसा किया भी है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐड भी एक्टर वो होता है, ऐड फ़िल्में भी करता है, टीवी भी करता है, हम सब करते हैं। सब करेंगे ना, और ताकत रखते हैं सब कुछ करने की। डायरेक्टर मीडियम है, डायरेक्टर करवाएगा, और वो कैसे लाना है ये हम जानते हैं, हमने उसको सीखा है, हमें पता है कैसे करना है, और बखूबी पता है। और करत अभ्यास से, और जैसे जैसे आप लाइफ जीते जाते हैं आप, और मैच्योर्ड होते चले जाते हैं। विदेशों में एक अच्छा एक्टर वो कहलाता है जो उम्र दराज होता है, क्योंकि उसमें ठहराव आता है धीरे धीरे। वो समझता है चीज़ों को, उसके लुक्स में परिवर्तन आता है, उसकी बातचीत में परिवर्तन आता है, उसकी स्पीच में परिवर्तन आता है, क्योंकि बहुत सारा जीवन की जद्दोजहद उसके साथ चलते चलते उसको एक मैच्योर्ड इंसान बनाती है। करेक्ट। तो ये धारणा गलत है कि टीवी के एक्टर्स, लेकिन हर एक नहीं, हर एक भी नहीं, मैं हर एक को इस श्रेणी में नहीं लेता हूँ, लेकिन हम तो ऐसे हैं कि ताकत रखते हैं। बिल्कुल। सर फिर आप बता रहे हो कि आप ये ताकत रखते हो, फिर आप जैसा कलाकार अंडररेटेड क्यों रह जाता है? बहुत सारे हैं, मैं ही नहीं, बहुत सारे हैं। मनोज बाजपेयी साहब कहते हैं कि मेरा वक्त अब आया है। मनोज बाजपेयी जैसे आदमी, बताइए कितना बढ़िया बढ़िया काम उस आदमी ने किया है, हैं? वो आज बोलते हैं कि यार अब आ रहा है मजा, क्योंकि अब मुझे मेरे तरीके के किरदार मिलने लगे हैं। करेक्ट। चाहे वो फैमिली मैन हो, अब वो जी5 की फिल्म हो, वो कौन सी थी वो, बंदा, एक बंदा काफी एक है। बंदा काफी है, और बेहतरीन फिल्म। देखो ना आप, जी। जबकि उन्होंने सत्या भी की, शूल भी की, और भी कितनी सारी उन्होंने फिल्में की, लेकिन वक्त बोलते अब आया। तो ये है, ये हमारा सिस्टम है, हमारा तरीका है काम करने का, इंडस्ट्री का है कि वो इस पैटर्न पे चलती है। थोड़ी सी हाई फाई चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, और थोड़े से जो यथार्थवादी लोग हैं उनकी तरफ थोड़ा सा नाइस, गुड, हाँ, मतलब थोड़ा सा पीछे देख के गुड। तो ये है एक ट्रेंड, लेकिन अभी बदल रहा है बहुत कुछ, बहुत कुछ बदल रहा है। धुरंधर फिल्म ने बहुत कुछ बदल दिया है अभी। मैं बिल्कुल एक लेमैन जैसा अगर मैं देखूं तो मुझे ये समझ आता है कि आप रगड़ रगड़ के अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप आईएएस बनते हो,
आप डीएम बन जाते हो, फिर आपका लाइफ सेट हो जाता है। आप अगर अगर के पढ़ाई करते हो तो आप आईआईटी में चले जाते हो, आपका जीवन सेट हो जाता है। तो हर जॉब के लिए ऐसा एक ऐसी संस्थान है कि अगर आप वहाँ तक पहुँच गए ना, तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन अभिनय के क्षेत्र में ऐसा क्यों है सर कि जो मतलब रैंडम कुछ चीज़ें करता है, वो शिखर पे पहुँच जाता है? और कई सारे ऐसे धुरंधर कलाकार हैं सर, जो एनएसडी में जिन्होंने अपने आप को घसा है, जिन्होंने रंगमंच पे सालों तक अपने आप को घसा है, वो आज गुमनामी के अंधेरे में हैं। बिल्कुल सर, ये इसको मैं प्योरली एक किस्मत का गेम भी मानूंगा। इट्स लाइक एक किस्मत की है जो आपकी 75% आपके लिए वर्क की है, ऊपर से आपके एफर्ट्स भी। हमारे रंगमंच में बहुत सारे ऐसे भी कलाकार हैं जिनके एफर्ट्स में कमी रही है बहुत शुरुआती दौर में। एफर्ट्स बहुत किस तरह के एफर्ट्स सर? कि जैसे बहुत सारे कलाकार वो मुंबई आए ही नहीं, हाँ, वो आए ही नहीं। उन्होंने उन्होंने अपने शहर के तालाब को चुना समुद्र के बजाय। क्या बात है! क्या एग्ज़ाम्पल दिया आपने। ओके। मतलब आपकी अप्रोच है ना। अब मैं तो आया, मैंने एनएसडी रेपेटरी करी, मैंने 6 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, एनएसडी रेपेटरी में मैं प्रोफेशनल थिएटर किया, लेकिन उसके बाद मैंने कहा मैं बम्बई जाऊंगा, ज़ीरो से शुरू करूंगा। हुँ। हालांकि अंडररेटेड है, ठीक है, रहे, कोई बात नहीं, कभी होगा, बट कूदे तो, आपको ये एहसास है कि आप अंडररेटेड हैं अभी? है ना। हुँ। सच्चाई से विमुख नहीं होता हूँ कभी भी, जो है वो है। तो और उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। कैसे हैं आप ज़िम्मेदार? वही जो निर्णय लेने की बात आई थी, अच्छा। जो नवाज ने ले लिया था, विजय राज ने ले लिया था हुँ, डंके की चोट पर। हुँ, हमें वो हिम्मत जुटाने में अभी थोड़ा सा वक्त है। हुँ। ये सोच निर्णय मतलब क्या पैसों को लेके निर्णय है या काम को लेके निर्णय है? ये निर्णय क्या है एक एग्ज़ैक्टली? अजीब सी मोरालिटी की भावना है, एक नैतिकता की भावना है जो घर कर गई है अंदर। वो है तो है। अगर ये आज का दौर उस समय होता, शायद मैं नहीं चुनता टीवी, हुँ, लेकिन वो दौर था ही नहीं। या तो टीवी था या फिल्में थी, और फिल्मों में हीरो हीरोइन और एक कॉमिक एक्टर। पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, इन चेहरों की तरफ उस समय ध्यान जाता ही नहीं था लोगों का। तो क्या करेक्ट। करते? कुछ तो करते ना। हुँ, और टीवी उस समय इतना बड़ा हो गया था, आपने देखा ही था टीवी, सास भी कभी बहू थी, करेक्ट। ये वो, जब इस समय तो कितना बूम था टीवी का, बाप रे, कितने बड़े बड़े कलाकार टीवी में। एक अजीब सा ट्रेंड था। तो हम, क्योंकि हमको टीवी में अच्छे रोल मिलने लगे, एज एन एक्टर हमें सेटिस्फेक्शन मिलने लगा, कद्र होने लगी, फिर पैसे भी मिलने लगे, तो फिर हमने यहाँ सुकून तलाशा। हुँ, ये वाला अगर माहौल होता वेब सीरीज का, जैसे अब नवाज को भी आप हीरो देख सकते हैं, पंकज त्रिपाठी को भी आप हीरो देख सकते हैं, इतनी ताकत तो जुटाई है ना लोगों ने। उस समय नहीं थी लोगों में ताकत उस तरह की, तो हम लोग जो है वो फिर इस उसमें जुट गए, और अपनी कुछ नेचर भी ऐसी रही। हुँ, तो हुँ, कुल मिलाकर ये सारा ताना बाना ऐसा हुआ। हुँ। सर मुझे ये बताइए, अभी आपकी बातों से ही मेरे दिमाग में एक सवाल कौंधा है सर, कि हिंदुस्तान में लोग कुछ भी कह लें कि आर्ट है, ये है, वो है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं गलत हो सकता हूँ कि अभिनय जो है वो आर्ट से ज़्यादा सर्वाइवल का एक ज़रिया है। हिंदुस्तान में कई सारे अभिनेताओं के लिए जो आँखों में बड़े ख्वाब सजा के बम्बई आते हैं, लेकिन यहाँ की जो ज़मीन है और यहाँ का जो माहौल है, वो उन्हें शायद अपने अभिनय कौशल से पहले उनको ये कान में जाके फुसफुसाता होगा कि बेटा तुम पहले यहाँ सर्वाइव कर लो, उसके बाद तुम करो। सही बात है। आपको लगता है सर कि एक अभिनेता के तौर पर आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा मकाम आया था जहाँ पर आपके लिए अभिनय कौशल दिखाने से ज़्यादा सर्वाइवल इम्पोर्टेंट हो गया था? शुरू में तो हुआ था ऐसा, शुरुआती दौर में हुआ था, लेकिन मैंने उसको बहुत हावी होने नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, या मैं शास्त्री नगर चौल में रहा करता था, हुँ। सेंटा क्रूज में। तो मेरे साथ संजय मिश्रा थे, विनीत कुमार एक्टर, हाँ, विनीत कुमार हाँ, एक्टर। वो थे। तो उन्होंने एक दिन हमारे, एक छोटा सा रूम था जिसमें रहते थे, तो एक दिन हमारे जो मकान मालिक था, उसने मुझे कहा भाई ऐसा है कि आज जो है ना मेरे बच्चे का बर्थडे मनना है यहाँ पे।
कमरे में, तो तुम जाओ फिर कहीं जाओ। हमने कहाँ जाए, सो जाओ ऊपर जाके, छत पे सो जाओ। तो 4-4 माले की छोटी-छोटी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, देखा होगा, पुरानी-पुरानी सी। तो हम जो है वो ऊपर जाके सो गए। वो होल्ड हॉल सा होता था ना बिस्तरा, वो डाल लिया। तो मैं वहाँ सो गया, तो टंकी से सीपेज हो रही थी वहाँ पर। ऊपर से प्लेन गुजर रहे थे, बाप रे, सोने का तो नामो निशानी सेंटा क्रूज में। तो जब मैं सुबह उठा तो उठा ही ना जाए, पूरा पूरा ऐसे जाम जिसको कहते हैं ना, पत्थर होगी पीठ। संजय मिश्रा उठा रहा है, विनीत बाबा उठ साले उठ तेरी, अब वो उठा ही ना जाए। तो मुझे वहाँ स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक हुआ था बहुत तगड़ा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम यहाँ का ह्यूमिड वेदर बॉम्बे का आपको सूट नहीं करेगा। तो मैं चला गया यहाँ से। कुछ काम वाम मिला था तब तक आपको यहाँ? अरे मैं जब गया तब डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के ऑफिस से मुझे शारंग राव के रोल के लिए कॉल आया। चाणक्य में? हाँ, चाणक्य में। और धीरज कुमार, उस समय कहाँ गए वो लोग, सीरियल आता था। हाँ हाँ, बाद में उन्होंने बनाया ओम नमः शिवाय और जय हनुमान, ये सब हाँ, बनाया सब था में, उन्होंने। हाँ। तो उनके इतना रोया मैंने कहा मैं क्या मिस करके आ गया, ये वो जमा। फिर मेरे पापा ने को कोई नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, हारते नहीं है यार, क्या तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट स्टूडेंट हो। तो मैंने वहाँ पर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर दिया एनएसडी रेपेट्री में। वो मेरे को मिल गई तुरंत। मैं दिल्ली चला गया। फिर वहाँ पर हमारे राम गोपाल बजाज साहब, हमारे गुरुजन, वो मुझे मिले। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि तुम एनएसडी रेपेट्री में रहो, प्रोफेशनल थिएटर करते रहो यहाँ पर, और रियाज है, एक्टिंग का रियाज थोड़ी ना छूटेगा। करेक्ट। इस फील्ड में भी रहोगे, रियाज भी करते रहोगे। यहाँ देखो हिमानी जी भी हैं, सौरभ शुक्ला हैं, अपना मुकेश तिवारी साहब हैं, और भी सीमा विश्वास है, सब इतने बड़े बड़े कलाकार हैं। इनके साथ काम करने का मुझे बड़ी खुशी हुई। तो 6 साल मेरे स्वर्णिम था, जिसमें मैंने इब्राहिम अलकाजी साहब के साथ काम किया। 15 साल बाद वो लौटे थे एनएसडी रेपेट्री, तो उनके साथ जूलियस सीजर, रक्त कल्याण, हाउस ऑफ बनाडाल, जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शंस किए। उसको लेके हिंदुस्तान भर में घूमे। लेकिन वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट 6 साल का था, अच्छा। उससे आगे बढ़ता नहीं है। तो 6 साल पूरे करने के बाद फिर हमने फिर बम्बई का रुख किया। वापस? तो वो सेकंड इनिंग थी, सेकंड इनिंग। तो यहाँ पर उस समय जी टीवी खुल चुका था जी। और स्टार प्लस खुलने की कगार पे। तो प्रयास प्रोडक्शन, राजा बुंदेला, सतीश कौशिक, तो ये मेरे सीनियर ड्रामा स्कूल के। तो ये उस समय मुझे चांद चाहिए, एक उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का, उस पर एक सीरियल बना रहे थे, जिसमें तेजस्विनी कोल्हापुरी, जो पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन, उनको लॉन्च कर रहे थे वो। तो उन्होंने मुझे एक रोल दिया बड़ा अच्छा। तो मेरी इस तरह से टीवी की यात्रा, टीवी की ही यात्रा, मैं बार बार कहूँगा क्योंकि लाद के ही टीवी लाए थे, टीवी की यात्रा यहाँ शुरू हुई। और वो होते 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 हज़ारों, पता नहीं 100 के करीब सीरियल्स, और धीरे धीरे फिर लापतागंज, लापतागंज के बाद भाभी जी घर पर है, फिर बीच में 1000 चीज़ें, और अब यहाँ आपके समक्ष। क्या बात। मतलब लापतागंज से पहले आपने 100 ऐसा काम किया जिसका कोई मतलब हिसाब किताब ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। कुछ पता ही नहीं। पैसे तो मिले होंगे ना? हाँ हाँ, पैसा कितना इंपॉर्टेंट रहा है सर आपके लिए? पैसा भी इम्पोर्टेंट रहा है, क्यों नहीं रहेगा। आपका जीवन सुधरता है। आप मतलब अपनी काफ़ी ज़रूरतें पूरी करते हैं, पैसा आपको खुशी भी देता है, ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं देता है। जब आपके पास चीज़ें होती है, सुकून होता है, पैसा होता है, तो आपकी आंखें भी खुली रहती हैं। करेक्ट। अब इसको मैं बहुत प्रैक्टिकल वे में लेता हूँ, मैं इसमें कोई बहुत चीज़ें थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि नहीं यार, कलाकार को जो है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि पूरा अपने उसकी तरफ फोकस करके चलना चाहिए, ये है वो, ऐसा ऐसा, इतना भी आदर्शवादी नहीं हो। पैसा ज़रूरी है तो है, एक घर भी ज़रूरी है, अच्छा घर भी ज़रूरी है, कार भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो एनर्जी बटोर के, आपको एक अलग एनर्जी मिलती है उससे। करेक्ट। लापतागंज को कैसे देखते हैं सर? लापतागंज एक बहुत सुंदर सीरियल था, एक साहित्यिक सीरियल था, जो मालगुडी डेज के साथ मतलब मुकाबला हो सकता उसका, इतना सुंदर वो सीरियल था। और अश्वनी धीर ने जिस तरीके से शरद जोशी की व्यंग रचनाओं को उन कहानियों में पिरोया था, वो बहुत खूबसूरती से पिरोया था। मतलब मुझे लग रहा है कि वो सीरियल भी काफ़ी अच्छा चल सकता था। और
5 साल के आसपास तो चला 5 था। साल तो चला, लेकिन उसमें बहुत ताकत थी। सही बात। क्योंकि देखिए ना, ये सोशल इश्यूज है, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। आज तो और रेलिवेंट हो जाता है। आज और बहुत रेलेवेंट हो जाता। हम्म। आज भी मैं उसकी कोई छोटी क्लिपिंग भी डाल दूं ना, तो उस पर कितने सारे लोग जुड़ते हैं। सोशल मीडिया पे चलता है सर, बहुत वायरल होता है सर बहुत उसका वायरल क्लिप होता सर आपका। बहुत खूबसूरत सीरियल था। ओके सर, अभी आपने अश्विनी धीर साहब का जिक्र किया, आपने उनके साथ 2 फिल्में भी की है। हाँ। वो 2 फिल्मों का जिक्र कम होता है, बट मुझे बहुत फनी लगती है। हाँ, एक फिल्म का नाम है अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि और दूसरी फिल्म है 1 2 3, 1 2 3। जिसमें 1 2 3 वाला जो है ना, ये पूरा ओवर द टॉप वर्ल्ड है, और वो बहुत ही मतलब कि अतरंगी कॉमेडी है। इन दोनों फिल्मों के बारे में बताइए सर। सर, ये बहुत बेहतरीन फिल्में रही हैं। 1 2 3 तो इतनी मजेदार कॉमेडी है कि मतलब मैं कहता हूं कि मैं आज के बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, यार 1 2 3 तो देखो, कॉमेडी बात अगर देखनी है वो देखो। क्या चलो। अतरंगी कैरेक्टर्स है। देखो, हम लोग भी बहुत बहुत बड़े रोल में नहीं आए हैं, लेकिन वो बैंक वसूली करने आता है ना। मैडम यूसी, हम आईसीयूसी बैंक से आए हैं। वो पूरी क्लिपिंग पॉपुलर हो रही है आजकल। वो पर्टिकुलर सीन इतना आ और रहा है जिस आजकल। तरह से आप बोलते हो ना सर, वो आगे झुक के जो बोलते हो, वो मतलब कमाल है सर। कमाल। और वो उसमें जो बैंकर का रोल है उसमें, हाँ। अतिथि तुम कब जाओगे, राइट 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 राइट। बहुत बेहतरीन कॉमेडी, बहुत बढ़िया। संजय मिश्रा साहब के साथ आपने काम किया उसमें, उस फिल्म में बिल्कुल। वो भी थे। संजय मिश्रा मेरा बैचमेट है, हम नेशनल हाँ स्कूल ऑफ ड्रामा में एक ही बैच में थे। जी, आपने बताया सर। हाँ, और अभी हमने एक नज़रिया फिल्म की है, छोटी सी शॉर्ट फिल्म है, जिसमें मैं, संजय मिश्रा और मेरी बेटी गीती है। क्या बात। सब वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल फिल्म है। ये अभी रिलीज हो गई है सर? हाँ हाँ, हमने कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये इसको आप सर? पॉकेट फिल्म्स के उसमें देख सकते हैं, पॉकेट फिल्म पे इसमें देख सकते यूट्यूब। हैं। ओके ओके सर, तो मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जाके इसको देखें। सर, इससे पहले कि मैं इस पॉडकास्ट को रैप करूं सर, वो एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि छूट गया। मैंने जिक्र किया था कि आपकी जो पृष्ठभूमि है ये रंगमंच की रही है। आपके जो पिताजी थे, उन्होंने 1955 में शिमला में अखिल भारतीय कलाकार संघ की स्थापना की थी, जी, जिससे ऑल बड़े इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन। जी, जिससे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे। जी, मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए आप दर्शकों को सर। देखिए, ये संस्था 1955 में पापा ने शिमला में शुरू की थी। उस समय जो था वो, क्योंकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था, और बहुत सारा सोसाइटी में एक क्योस क्योस था, हिंदू मुस्लिम्स को लेकर और धर्म को लेकर बहुत सारे झगड़े थे। तो बलराज जी शिमला बहुत आते थे, बलराज साहनी साहब, बलराज साहनी साहब थे, प्रेम चोपड़ा साहब थे, ये सब मेरे पापा वगैरह सब साथ के लोग हैं। तो उन्होंने पापा को कहा था कि सुदर्शन कोई ऐसी चीज़ शुरू करो कि कलाकार लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, वो साथ आए। तो एक ड्रामा फेस्टिवल शुरू करते हैं, क्योंकि कला एक ऐसी चीज़ है जो मज़हब वगैरह के दायरे से ऊपर है। और इसका एक मोटो रखेंगे जिसका नाम होगा, कला के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, वाह। नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू आर्ट। तो इस मोटो के तहत बलराज जी, पापा, प्रेम चोपड़ा जी और मदन पुरी जी, इन लोगों ने शिमला में इसकी स्थापना की थी, जिसके तहत हिंदुस्तान भर से लोग आने लगे थे शिमला के अंदर। और वो अभी भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। जो मेरी वाइफ रेखा और मैं देखते हैं, इस बार वो 71वां होगा, 71 फर्स्ट। 71 साल से वो जो प्रथा है, प्रथा है वो चली है, चाली वो अभी भी चली है, और उसमें तमाम लोग आए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास पुरानी पुरानी हमारे घर की क्लिपिंग्स हैं, जिसमें आईएस जौहर साहब हैं, और पुराने पुराने एक्टर्स हैं जिनके हमको कई बार नाम भी है, राजेंद्र कुमार, राजू हिरानी सर, अनुराग बासु साहब, अनुराग बासु के फादर, पूरी फैमिली, उनकी मम्मी, सब ये लोग आया करते थे। भिलाई से टीम लेकर आते थे अनुराग बासु वहाँ पर। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे नाटक उन लोगों ने किए हैं वहाँ पर। उनकी मदर को कई बार बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिले हैं वहाँ। अच्छा, वो लोग परफॉर्म किया करते थे? परफॉर्म करते थे, ओ, राजू हिरानी परफॉर्म करते थे। क्या बात करें, हाँ जी, एक्टिंग किया करते एक्टिंग थे किया वो? करते थे। ये आपने बड़ी नई बात हाँ, बताई। बिल्कुल एक्टिंग करते थे सर। आईएस जौहर एक्टिंग करते थे। पद्मश्री नाम का नाटक लेकर आए थे वो। पद्मश्री उन्हीं का लिखा हुआ नाटक है, अच्छा, आईएस जौहर साहब का। राजकुमार हिरानी एक्टिंग कैसे किया करते थे वो बताइए आप, कि कैसे एक्टर, और मतलब कि आप, मतलब आपका रोल वहाँ रिवर्सल था ना फिर, कि आपके आयोजन करवाए हुए एक कार्यक्रम में वो एक्टिंग देखिए, करने मैं आ तो रहे हैं। उस समय बहुत छोटा था, जी। वो नागपुर से आया करते थे अपनी टीम लेकर। अच्छा। हाँ, एमेचर थिएटर किया करते थे।
एमेचर थिएटर कैसा होता है, शौकिया रंगमंच करने वाले जो लोग होते हैं, बेसिकली अगर कहें हम रंगमंच के कलाकार हैं। मैंने शौकिया और प्रोफेशनल दोनों रंगमंच को जिया है, तो आज मेरे एमेचर थिएटर वाले भी और प्रोफेशनल थिएटर वाले भी हमारे बहुत दोस्त हैं, और हम क्या सब मिलकर आगे ले जाते हैं। नहीं सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर कि आप इसी तरह कला के क्षेत्र में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान आप दे रहे हैं सर, ये आप देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सर वक्त थैंक निकाला सर। यू। आई होप आपको अच्छी लगी हो बातचीत सर। रोहिताश गौड़ उर्फ मनमोहन तिवारी, भाभी जी घर पर है के तमाम दिल फेंक लोगों की तरफ से आप सबको धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।